नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गमज़दों आफत नसीबों पर करम मौला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी क्लिनिक के अंदर मरहबा कहते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम एक सिलसिले में एक टॉपिक लेकर आए हैं जो बड़ा कॉमन सा है, बड़ा ही तकरीबन हर घर के अंदर उमूमी तौर पे ये चीज़ होती रहती है। उससे रिलेटेड जो और मज़ीद बीमारियां होंगी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक है खांसी। खांसी को उमूमी तौर पे लोग बीमारी समझते हैं, जबकि ये एक बीमारी नहीं, बीमारी की अलामत है। किसी बीमारी की वजह से आपको अगर खांसी हो रही है तो खांसी का इलाज करना, खांसी की दवा देना सही तौर पे खांसी का इलाज नहीं होता जब तक आप उसकी वजह को नहीं ट्रीट करते हैं। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म की खांसियाँ होती हैं। बाज़ खांसी गले की वजह से होती है, बाज़ खांसी बलगम की वजह से होती है, बाज़ खांसियाँ खुश्क खांसी होती है, तो बाज़ खांसियाँ सांस की वजह से होती हैं, बाज़ जो है आपकी रतूबत की वजह से भी होती है, गले में कोई ऐसी खराश वगैरह पड़ जाए या कोई खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी वजह से खांसी हो जाती है। तो जब तक आप उस वजह को नहीं ट्रीट करेंगे, उस वजह को नहीं देखेंगे, डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं बनाएंगे, तो उस वक्त तक खांसी का इलाज मुमकिन नहीं होता है। खांसी की लगने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, साथ में जो है सर्दी वगैरह लग जाना है, गर्दो गुबार वगैरह है, इसी तरह जो है बुखार वगैरह है या खसरा वगैरह हो जाता है, इस किस्म के कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से खांसी होती है। अब खांसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। ये दोनों अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं। वायरल का अपना एक तरीका होता है, बैक्टीरियल का अपना एक तरीक़ाकार होता है। इंशाअल्लाह इस पर हम कलाम करेंगे। वजूहात के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सलमान भाई, खांसी के हवाले से आज हमने टॉपिक चुना है, तो खांसी की एक प्राइमरी तारीफ़ तो अगर हम ये कहें कि खांसी जो है बेसिकली आपकी जो एक डिफेंस मैकेनिज़्म है उसकी एक मूवमेंट है, उसकी हरकत है। जो भी चीज़ आपकी सांस की नाली में या कोई ऐसी इरिटेशन जो सांस यानी तनफ़ुस में रुकावट का बाइस बनती है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस के तहत होता है, तो वो कंट्रैक्शन डेवलप होती है, उसके ज़रिए खांसी होती है। बेसिकली ये एक तारीफ़ है। तो खांसी की और वजूहात क्या क्या होती हैं, कुछ मैंने अर्ज़ कर दी, कुछ आप अगर बता दें मदनी चैनल के नाज़रीन। जैसे डॉक्टर साहब अभी आपने बयान फरमाया ना, खांसी बेसिकली एक ना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ओके। कि जैसे कोई सांस की नाली के अंदर कोई चीज़ अगर आ गई, जैसे धुआं वगैरह आ गया, तो इसका मकसद ये होता है खांसने का कि कोई चीज़ सांस की नाली से क्लियर हो जाए और सांस लेने के जो अमल है ये अपना स्मूथली बेहतर चलता रहे। अब इसके रीज़न अब ये डिपेंड करता है कि कुछ नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे भी आपने बताया कि वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, कुछ होते हैं नॉन इन्फेक्शियस भी, जैसे धूप, डस्ट वगैरह, स्मोक होती है। और फिर दूसरे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे जिनका आउटडोर काम करने का तरकीब होती है, जी। किसी फैक्ट्री वगैरह के अंदर काम, इससे एक्सपोजर हो रहा होता है, दमा जिसको भी बोलते हैं, ये भी नॉन इन्फेक्शियस कॉज के अंदर आता है। तो इसमें खांसी के जिन को मुतासिर हुए हुए होते हैं, इसमें सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरेशन, खांसी का ड्यूरेशन कितना है। जैसे अगर खांसी की ड्यूरेशन है आपका 2 हफ्ते से खांसी हो रही है, तो उसको तो हम कंसिडर करते हैं एक्यूट। अब 2 हफ्ते से अगर ज़्यादा बढ़ गई, सब एक्यूट। और अगर ये 8 हफ्तों से ज़ायद अगर मुस्तकिल खांसी होए चली जा रही है, तो ये तशवीश की बात है
तो उसको हम क्रोनिक कफ की डेफिनेशन के अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर इंशाल्लाह मजीद कलाम करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम ऐड करते चलें कि खांसी बेसिकली दो किस्म की होती है, जैसे एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। नहीं, ये तो आपने अर्ज कर दिया कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। अब तो ये तो उसमें क्वालिटी में आ जाते हैं। इसमें हाँ, इसमें जो है एक ड्राई कफ होती है यानी खुश्क खांसी होती है, और एक बलगमी खांसी होती है, इसको तर खांसी कहते हैं। उमूमी तौर पर जो बलगमी खांसी होती है वो बच्चों में होती है ज़्यादातर और बुजुर्गों में ज़्यादा पाई जाती है। ड्राई कफ किसी को भी हो सकती है, लेकिन जो बलगमी खांसी होती है उमूमन ज़्यादातर बच्चों में और बुज़ुर्गों में पाई जाती है। उसकी रीज़न ये है कि उनका जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, उनका जो मदाफ़ती निज़ाम होता है वो कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी इन्फेक्शन को कवर कर लेते हैं और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी काफ़ी अमल दखल करता है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे आपने एक दो अभी मिसालें भी दी हैं उसकी वजह से, और एक एनवायरमेंटल डिजीज़ के हवाले से भी बात की है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो किस तरह बंदा जो है उसको अडॉप्ट कर लेता है, हासिल कर लेता है, किस तरह हो जाता है, उसमें क्या प्रिकॉशन होती है, कौन सा ऐसा माहौल होता है जिसकी वजह से वो चीज़ उसमें अडॉप्ट हो जाती है, यानी कि कॉजेज़ अगर हम उसके देखते हैं। डॉक्टर साहब अभी जैसे इन्फेक्शियस कॉजेज़, अभी जैसे आपने शुरू में बयान में बताया वायरल भी हो सकता है, जैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है उसके अंदर भी खांसी हो सकती है। एक दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ फंगल इन्फेक्शन ऐसे भी है जिनके अंदर कफ मिल रही होती है, फाइंडिंग मिल रही होती है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन का तो जो बहुत मशहूर है वो होता है कि निमोनिया। ठीक है, निमोनिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर ब्रोंकाइटिस हमारी टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं कि कुछ जरासीम ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो आपके जो फेफड़े को, लंग्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। जब ये, लेकिन जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होता है तो उसकी फाइंडिंग को यूं चेक करना होता है। खांसी तो मिल रही होती है, खांसी के साथ आपको बुखार की अलामत भी मिल रही होती है, और जो खांसी के अंदर जो बलगम आ रहा होता है इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर इन्फेक्शियस खांसी हुई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है फेफड़ों के अंदर, तो उसका जो बलगम आ रहा होता है वो येलो कलर का आ रहा होता है। कुछ में इसमें स्मेल भी होती है, और अगर आपका बलगम जो आ रहा है खांसी के साथ बिल्कुल क्लियर आ रहा है, स्मेल भी नहीं आ रही, तो उसको फिर हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ गया। ये अमूमन वायरल इन्फेक्शन में भी मिल जाता है। ओके, तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि वायरल इन्फेक्शन में ड्राई कफ होती है, अगर हम ये कहें मिल सकती है, मतलब उमूमी तौर पे ज़्यादातर ड्राई कफ होती है, और प्रोडक्टिव कफ यानी जिसमें बलगम वगैरह आता है उसमें ज़्यादातर बैक्टीरियल की तरफ होती है। तो अगर जैसे किसी को भी खुदा न खास्ता इस किस्म की अलामात नज़र आती हैं, जैसे खुश्क खांसी वगैरह है, और उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मिसाल के तौर पे जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि 2 हफ्ते से ज़्यादा या 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो जाती है, तो उसको इतना हल्का, इतना आसान नहीं लेना चाहिए। उसकी फौरी तौर पे अपने जो डॉक्टर हैं, मुस्तनिद डॉक्टर हैं, उनसे रुजू करके उसकी तशख़ीस करा लेनी चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई ऐसी तकलीफ़ वगैरह तो अंदर नहीं पनप रही जिसकी वजह से आगे जाके आपको आजमाइश का सामना करना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि एक बच्चों में जो खांसी होती है, इसमें एक खांसी उमूमी तौर पर राइज है काली खांसी के नाम से, तो वो क्या चीज़ होती है डॉक्टर? वो हुपिंग, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ओके, पर्टूसिस की वजह से होता है, हुपिंग कफ कहलाते हैं। इसके खांसने का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, और बच्चों के अंदर जो अमूमन जो इन्फेक्शन में ये वाली जो पर्टूसिस वाली जो खांसी होती है बहुत तेज, मतलब पर्टूसिस जो आप बता रहे हैं बेसिकली बैक्टीरिया का नाम बता रहे हैं, जरासीम का नाम है। और इसमें खांसी का जो है ना बहुत साउंड होता है, मतलब बहुत जोर से बच्चा खांस रहा होता है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो खांसी की वजह से बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बच्चे के अंदर डेवलप हो सकती हैं। हेमरेज वगैरह भी हो सकता है, रिब फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये बच्चों के अंदर खाली खांसी होती है इस तरह की। अच्छा, इसकी कोई ऐसी प्रिवेंशन है कि हम बच्चों को जो है ना इस काली खांसी का जो मर्द होता है उससे बचा सकें? क्या ऐसी कोई दवा या कोई ऐसी वैक्सीन? इसकी वैक्सीनेशन आती हैं इनिशियली 2 महीने 4 महीने हर मंथ के ऊपर इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल होती हैं। तो ये जो जिन्होंने अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई है तो वो अपने करीबी डॉक्टर्स वगैरह से मशवरा करके अपना वैक्सीनेशन कार्ड बच्चों बिलखुसूस बच्चों के अंदर ये रीचेक करा लिया कि वैक्सीनेटेड हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब कोई एज लिमिट भी है कि किसी भी एज में जाके करवा लेगा? वैक्सीनेशन के अंदर अगर आपका कार्ड नहीं बना हुआ है और अगर आपने वैक्सीनेशन सेंटर से रब्ता किया और वो हिस्ट्री ना मिली तो उसके अंदर भी ये आपको
प्रोफाइलेक्टिक तौर पे वैक्सीनेट कर सकते हैं। नहीं बड़े करवा सकते हैं जाके, बड़े एज ग्रुप अगर गुजर गया तो उसमें इनकी जरूरत इंडिकेशन नहीं होगी। बनती। तो मनी चैनल के नाजरीन अपने बच्चों के हवाले से ज़रूर आप इससे तवज्जो दें, क्योंकि बड़ों पे ये वैक्सीन इतनी ख़ास कारगर नहीं होती है। तो बच्चों को ज़रूर आप अपने मुस्तनद डॉक्टर जो भी हैं उनसे रब्ता करके, उनसे मशवरा करके इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाइए, ताकि ये जो एक मौलिक बीमारी होती है काली खांसी, इससे अपने बच्चों का बचाव किया जा सके। खांसी की वजूहात के हवाले से डॉक्टर साहब आपने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। अब एक बंदा है मिसाल के तौर पे किसी ऐसे एरिया में रह रहा है कि आपके पास खांसता हुआ आ रहा है, ठीक है, आपके पास बहुत शदीद खांस रहा है। अब आपने हिस्ट्री ली है उसकी, तो हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में उसका घर है, ऐसी जगह पे उसका घर है जहाँ पे आसपास पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। वो पोल्यूशन किसी भी सूरत में हो सकता है, या तो वो बिल्कुल सड़क के किनारे कोई घर वगैरह होगा, ऐसी जगह होगी कि जहाँ पे आमदोरफ्त ज़्यादा होगी, गाड़ियों वगैरह की धुआं वगैरह होगा, या कोई इंडस्ट्रियल एरिया इस टाइप का होगा। तो ऐसी सूरत के अंदर जो उनको खांसी होती है, तो हम उसको क्या बैक्टीरियल खांसी कहेंगे या इन्फेक्टिव या वायरल खांसी कहेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें जो मरीज़ होते हैं वो ऐसी कौन सी अलामात के साथ, एक तो ये हमें हिस्ट्री मिल जाती है सही, और दूसरी कोई ऐसी कोई ख़ास अलामत, फ़र्ज़ करें कोई हिस्ट्री हमें नहीं मिल पा रही है ऐसी, तो ऐसी कोई ख़ास अलामत मिलती है जिससे हमें आइडिया हो जाए कि यार ये इसको जो है ना इंडस्ट्रियल कफ है या कोई पोल्यूशन की वजह से कफ हो रही है। डॉक्टर साहब इंडस्ट्रियल एलिमेंट को अगर आप देखेंगे या माहौलियाती आलूदगी की वजह से अगर जिनको आप कफ के अंडर रखेंगे तो इनकी हिस्ट्री एक तो मिलेगी कि प्रोफेशन चेक करना होगा, कौन सा प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। दूसरा इनकी हिस्ट्री प्रोलॉन्ग होगी, एज भी ज़्यादा होगी और खांसी का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़ ये मिलेगी इनको अमूमन ना ड्राई कफ मिलेगी, खुश्क खांसी मिल रही होगी। और खांसी का दौरानिया जो होगा कि जैसे जब भी ये बाहर निकलते होंगे तो खांसी बढ़ जाती होगी, और जब घर में आ जाते होंगे तो खांसी कम हो जाती होगी। फिर वो प्रोफेशनल जैसे जो सीमेंट का काम करने वाले हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, जब भी ये काम पे जा रहे होंगे तो उनको खांसी की शिकायत मिलेगी। लेकिन जब काम ख़त्म करके नहा धो के अपने घर आ जाते हैं तो वो खांसी की शिकायत इनकी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। एक दूसरा रूल आउट फैक्टर इसमें ये भी होता है, वो लोग जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से मुतासर होते हैं, जैसे माहौलियाती आलूदगी की वजह से इनको खांसी की शिकायत है, ये अक्सर एंटी एलर्जिक दवा ले रहे होते हैं अमूमी तौर पे। तो एंटी एलर्जिक दवा से इनकी खांसी का ड्यूरेशन कम हो जाता है, इनको फर्क पड़ जाता है। तो इससे हम रूल आउट कर सकते हैं कि एलर्जी की वजह से इनको खांसी हो रही है, किसी इन्फेक्शन की वजह से खांसी नहीं हो रही है। वरना अगर इन्फेक्शन की वजह से खांसी हो रही होती तो एंटी एलर्जिक वगैरह इस पे काम नहीं कर रही होती। अच्छा, इसमें अभी आपने एंटी एलर्जी का तस्करा किया तो एक चीज़ मेरे जहन में है कि उमूमी तौर पे देखा ये गया है कि हमारे पास भी अगर पेशेंट्स वगैरह क्लिनिक में आते हैं तो खांसी की शिकायत के साथ आते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये हमने जो है ना खांसी का शरबत इस्तेमाल किया, फलाना खाना खांसी का शरबत इस्तेमाल किया, 2 दिन से 3 दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी खांसी नहीं जा रही है। क्या इस तरह खांसी का शरबत इस्तेमाल करने ना सही होता है? एक नंबर 2, बिलखुसूस बच्चों में क्या हम इसको कह सकते हैं कि आप पिलाया करें? डॉक्टर साहब खांसी के जो अमूमी तौर पे शरबत होते हैं ये 2-3 वैरायटी के होते हैं। एक तो जैसे कुछ खुश्क खांसी के होते हैं उसका कंपोजिशन अलग होती है, जो बलगम खांसी होती है उसको कंपोजिशन अलग होती है। कुछ खांसी के सिरप्स के अंदर एंटीहिस्टामिन मौजूद होता है जो नींद के लिए भी होता है। अगर बच्चों में ये एंटीहिस्टामिन जिस सिरप के अंदर मौजूद होती है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो रही होती है। अच्छा, इसमें मनी चैनल के नाजरीन डॉक्टर साहब की बात से ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खांसी का शरबत आराम से नहीं पिलाना चाहिए, बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिलखुसूस ऐसे लोगों को जो ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे मशीनरी वगैरह होती है या मशीनें वगैरह पे काम करते हैं, या कोई ड्राइवर हजरात हैं जो गाड़ी चलाते हैं, रनवे वगैरह के ऊपर होते हैं, तो कोई भी अद्वियात खांसी का शरबत वगैरह जो है लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, क्योंकि इनके अंदर कुछ नार्कोटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि थोड़े से गुनूदगी वाली कैफियत भी आती है, तो ऐसी सूरत में नुकसान का बाइस बन सकती है, तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। दूसरा, छोटे बच्चों को खांसी का शरबत क़तई तौर पे नहीं देना चाहिए, वो भी डॉक्टर से पूछे बगैर। उमूमी तौर पे देखा ये जाता है कि आप गए मेडिकल स्टोर से जाके खांसी का शरबत लिया है,
मेडिकल स्टोर वाले को बोला आपने ये खांसी हो रही है, 2 दिन से खांसी हो रही है, उसने खांसी का शरबत दे देना है। आपने लाके एक अंदाजे से, छोटी उम्र होगी तो आधा चम्मच पिला देंगे, बड़ी उम्र होगी तो 1 चम्मच पिला देंगे, फिर 3-4 दिन तक वो दवा देते रहेंगे और उस दौरान उसकी खांसी मजीद बढ़ती चली जाती है। जब वो बढ़ती चली जाती है तो आप उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं करते। मैंने शुरू में एक बात अर्ज़ की थी कि खांसी इट्सेल्फ बीमारी नहीं है, खांसी अलामत है। अब उस अलामत को सप्रेस तो कर सकते हैं, दबा तो सकते हैं। अब खांसी का शरबत ले लिया आपने, उस अलामत को दबा तो दिया, लेकिन जिस वजह से वो खांसी हो रही है वो अपनी जगह पे मौजूद है। अब वो चाहे गले ख़राब होने की वजह से हो रही है, कोई साइनस का प्रॉब्लम हो रहा है, वो पोस्ट ड्रिबलिंग हो रही है, नज़ला अंदर गिर रहा है उसकी वजह से हो रही है, आपका सीना ख़राब हो रहा है उसकी वजह से हो रही है, या और कोई एलिमेंट है जैसे डॉक्टर साहब ने अर्ज़ किया एलर्जिक एलिमेंट है उसकी वजह से हो रही है, जब तक आप उसको नहीं रिमूव करेंगे खांसी अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। डॉक्टर साहब उमूमन बच्चों में ऐसा होता है कि जो 1 साल से कम होते हैं, आपने सुना भी होगा कि नमूनिया हो गया, नमूनिया बिगड़ गया या डबल नमूनिया हो गया। इनमें अमूमी तौर पे होता ये है कि पहले वायरल इन्फेक्शन होता है, उस वायरल इन्फेक्शन के अंदर थोड़ा लो ग्रेड फीवर भी होता है और थोड़ी सी खुश टाइप की खांसी भी हो रही होती है। तो उसमें ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं अपना घरेलू, जो भी जैसे आपने बयान फरमाया कि सिरप वगैरह ले लिया। तो इसमें एक सुपरवीन इन्फेक्शन भी हो सकता है जो हो जाता है अमूमी तौर पे। वायरल इन्फेक्शन हुआ है बच्चे के अंदर, ऑलरेडी इसका इम्यून सिस्टम लो है, खांसी की अलामत मौजूद है, इसके ऊपर सुपरवीन इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन मौजूद हो जाता है जब, तो ये कंडीशन बन जाती है नमूनिया की तरफ। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है बच्चों के अंदर, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन था, आपने वो कंडीशन थोड़ी मेडिसिन वगैरह लेके सप्रेस कर ली, डॉक्टर को चेकअप वगैरह नहीं करवाया, अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ हो गया फेफड़ों के अंदर। तो आप यूँ समझ लें अब ये केस नमूनिया की तरफ चले जाता है। जब ये इस तरफ जाता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है और बच्चों के अंदर साइनोसिस वगैरह, ऑक्सीजन की कमी, इसकी अलामतें मिलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसमें अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मदी चैनल के नाजरीन के लिए ज़रा आसानी से उसको थोड़ी सी वजाहत करते हैं। सुपर वीनिंग आपने लिखा है, सुपर वीनिंग से क्या? सुपर वीन इन्फेक्शन मतलब जैसे ऑलरेडी एक इन्फेक्शन हुआ है वायरल, एक RSV समझ ले, रेस्पिरेटरी सिंटियल वायरस एक हुआ हुआ इन्फेक्शन, ठीक है, उसकी अलामतें बच्चों को मिलनी, लो ग्रेड फीवर भी है, बोल जिस्म भी थका हुआ है, खांसी भी हो रही है, इम्यूनिटी आपकी जो है कुव्वत मुदाफ़ियत ये भी कम है। आपने सपोर्टिव मैनेजमेंट ही देनी होती है, लेकिन तरीके से जो कंसर्न डॉक्टर के साथ आप रिव्यू करके आप जब भी लेंगे वो पहले तशखीस कर लेगा कि आया खांसी खुश्क है या बलगम वाली खांसी है। बलगम वाली खांसी के अंदर मुमकिन तौर पे होता यह है कि जरासीम ग्रो करने लग जाते हैं और सुपरवीन यानी वायरस के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, यानी अब दोनों इन्फेक्शन एक साथ हो गए फेफड़ों के अंदर। ठीक है। बंदी चैनल के नाजरीन, ऐसा अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई अलामत आप देखते हैं बच्चों के अंदर तो अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि उसकी बेहतर तशखीस करके उसको प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए। अच्छा, ऐसी सूरत में अगर बच्चे को खांसी हो रही है तो अपने तौर पे क्या आप घर में एहतियात कर सकते हैं? एक तो ये है कि अद्वियात डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इस्तेमाल बिल्कुल ना करवाएं। दूसरी जो चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि उसका जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है या खाना पीना जो है, उसमें थोड़ा सा आप अपनी तरफ से तो एहतियात करवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे खाने में कोई ऐसी चीज़ ना दें उसको जो खांसी को बढ़ा सकती हो। सभी समझ सकते हैं डॉक्टर साहब इसमें इसको जैसे आप बयान फरमा रहे हैं, इसमें ये चीज़ लेनी होगी कि बच्चों में बिलखुसूस शुरू की एज से ये जो बाहर का जूस होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, चिप्स वगैरह होते हैं, इनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट कर रहे होते हैं आपके गले वगैरह से, और ये चीज़ें इस्तेमाल करते ही खाते ही तो इनके गले ख़राब हो जाते हैं और इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है इन लोगों को। तो बच्चों के अंदर तो बिलखुसूस इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि बिलखुसूस चीज़ों में केचप वगैरह के अंदर सिट्रिक एसिड वगैरह होता है, ये रिएक्टिव होता है। अच्छा, इसमें आपने अच्छी तवज्जो दिलाई। उसमें मेरे को एक चीज़ ध्यान में आई है कि अब देखने में ये आता है कि जो उम्मी तौर पे 1 या 1.5 साल के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, घर में बहुत प्यार मोहब्बत से, लाड प्यार से खुद तो कोल्ड ड्रिंक पी ही रहे होते हैं, साथ में उनको भी पिला रहे होते हैं। तो ऐसा करना कैसा है कि उनको आप कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह दे रहे हैं तो उनकी सेहत पे, क्योंकि उनका तो बॉडी इस चीज़ के मुतामिल हो ही नहीं सकती मेरे ख्याल में कि आप जो चीज़ दे रहे हैं आप, क्या वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे? डॉक्टर साहब हम यूँ ले लेते हैं कि आजकल बच्चों के अंदर नेबुलाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। ठीक है, फौरी तौर पे नेबुलाइज कर दिया जाता है। उसकी रीज़न भी अब इंडिकेशन, पहले ज़माने में इतना नेबुलाइज नहीं होता था, सही फरमा, अब ज़्यादा होने लग गया। इसकी रीज़न ये हो गया क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक है, जैसे आपका बाहर की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए,
आपके सिट्रस जूस हो गए, खट्टे जूस हो गए, केचप वगैरह हो गए, चिप्स वगैरह हो गए, बाहर की जितनी भी चीज़ें, अब ज़रूरी नहीं है हर चीज़ इनको अफेक्ट कर रही हो, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ इनको मुतासर भी कर रही हो, लेकिन इनमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, जो एलर्जी कर जाते हैं। और अक्सर समझ लें 10 में से 6 या 7 पेशेंट बच्चे जो हॉस्पिटलाइज हो रहे होते हैं उनमें ये रिएक्टिव होते हैं, तो कुछ केमिकल्स वगैरह इन पे एक्ट करते हैं। तो इसमें इनको देखना ही होगा कि ये चीज़ें खाने के, कौन सी चीज़ खाई, कौन सी चीज़ खाने के बाद आपका बच्चे का गला ख़राब हुआ या बड़ों का भी गला ख़राब हुआ। अगर उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो अमूमन आपको ये मिलता है ठंडा पानी का इस्तेमाल, बाहर के किसी जूस वगैरह का इस्तेमाल, या बाहर की कोई चिप्स वगैरह या इस तरह की कोई केचप वगैरह का इस्तेमाल किया है, उसके बाद अमूमी तौर पे गला ख़राब हो जाता है। जब ये गला ख़राब होता है वो फिर लीड करता है आगे टू इन्फेक्शन और खांसी और आगे की चीज़ें। मतलब ये आपने एक छोटी सी डिटेल बता दी है कि खांसी एक इन वजूहात की वजह से भी हो सकती है कि आप गले की वजह से रिएक्टिव खांसी हो गई, रिएक्टिव खांसी होगी, आपने कोई भी ऐसी चीज यूज की जो आपके गले अब इसमें यूँ समझ लें बच्चों के अंदर भी डॉक्टर साहब अस्थमा होता है जी। वो अस्थमा के भी रीज़न कुछ के रीज़न तो मशहूर है कि जैसे माहौलियाती आलूदगी है, डस्ट है, तकिया वगैरह ख़राब है, गंदा है, बच्चा उसके ऊपर सो गया, धूल मिट्टी अंदर चली गई तो बच्चों के अंदर खांसी शुरू हो गई। तो सेम इंडिकेशन ये बड़ों के अंदर भी होती है, तो ये सारी इंडिकेशन कैरी कर रही होती है। अच्छा, इसमें बंदी चैनल के नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने जो बंदी फूल दिए हैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं हम कि जैसे खाने पीने के हवाले से डॉक्टर साहब ने एहतियातें बताई हैं कि इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। साथ साथ अगर खुदा न खास्ता किसी को ये चीज़ डेवलप हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो घर में जो बच्चा है उसको अगर आप पोस्चर है यानी कि सोने का जो उसका तरीक़ेकार है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। सीधा लेटाने से, सीने के बल लेटाने से हो सकता है उसकी खांसी में इजाफा हो, क्योंकि वो पोस्ट ड्रिबलिंग होगी अंदर की तरफ, हो सकता है ग्रेविटेशनल यानी कि ज़मीनी शक्ल कशीश शक्ल की वजह से अंदर की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा, तो उससे खांसी में इजाफा हो सकता है। एक तो उस पोजीशन पे उसको कोशिश करें कि करवट से वो लेटे ताकि खांसी उसकी कम से कम हो, सर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो। ये थोड़ी सी एहतियात आपने उसमें बच्चों के हवाले से करनी है, और फिर एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके आपके डॉक्टर अवेलेबल हो, उनको आप चेक करवा के उनका मशवरा लें ताकि उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जा सके। साथ साथ रात के टाइम जैसे नाक बंद हो जाता है बच्चों का अमूमी तौर पे, तो एक नमकीन महलूल जो होता है वो आप उनके एक एक नथने के अंदर डाल सकते हैं ताकि नाक बंद ना हो, सांस लेने में उसको दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो ये तो चीज़ें आप अपनी तरफ से घर पे कर सकते हैं। बकाया जो अद्वियात वगैरह हैं उसमें जो है डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उनकी मशावरत के बगैर कोई भी दवा, बिलखुसूस छोटे बच्चों का, अव्वल तो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर, लेकिन बिलखुसूस छोटे बच्चों पर आप ऐसी कोई दवा इस्तेमाल ना करवाएँ जो उनके लिए नुकसानदेह हो। ज़ाहरी तौर पर तो हमें नहीं लगता उसका कोई नुकसान, लेकिन आगे जाके उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ग़िज़ा का भी ख्याल करना है, साथ साथ एहतियात भी करनी है, और फिर अपने तबीब को दिखा के एक प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी करना है। डॉक्टर साहब, इसमें खांसी के हवाले से एक बीमारी आप पहले तस्करा करते हुए चले गए हैं, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी बीमारी है, खांसी बेसिकली सीने से रिलेटेड है, तो सीने की तमाम बीमारियों में, अक्सर बीमारियों में आपको खांसी की अलामत तो मिलेगी। सीने की फेफड़े जब भी इन्वॉल्व होंगे आपको खांसी जरूर मिलेगी, खांसी आपको मिलेगी। तो अगर हम इसको एक की तरफ तो आपने बात इशारा कर दिया था कि इसको टॉन्सिलाइटिस हो गया या गला ख़राब हो गया, कोई चीज़ हो गई उसके अंदर, तो उसमें एक तो खाने पीने का एहतियात आपने अर्ज कर दिया कि उसमें ये चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, तो इससे आप बच सकते हैं। दूसरी, अब अगर हम सीने की तरफ जाते हैं, फेफड़ों की तरफ जाते हैं, तो एक बड़ी कॉमन सी बीमारी जिसका तस्करा किया था, दमा, एस्थमा, उसके हवाले से। तो बेसिकली अस्थमा होता क्या है डॉक्टर साहब, दमा होता क्या है? अस्थमा डॉक्टर साहब असल में बेसिकली एक एलर्जिक रिएक्शन है आपके पूरे एयरवेव का। एयरवे यानी सांस की नाली का एक एलर्जिक रिएक्शन है। अब यूं समझ लें कोई पार्टिकल ऐसा जैसे धूल है, मिट्टी है, ये किसके पार्टिकल अगर आपके सांस की नाली के अंदर चले गए तो ये आपका बलगम प्रोडक्शन शुरू कर देगा, बलगम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और खांसी की शिकायत आना शुरू हो जाएगी। अब इसमें इन्फेक्शन भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें होता यह है कि आपको लिस्ट ऑफ एलर्जेंस होते हैं, एलर्जी की बहुत सारी वैरायटी होती है। अमूमी तौर पे डस्ट है, फिर उसके बाद क्या तकिए वगैरह का जो इस्तेमाल हो रहा होता है इसके भी ख़ास टर्माइट्स वगैरह होते हैं, उसको भी देखना होगा। इन्हीं मोस्ट कॉमनली जो पॉलेंस वगैरह होते हैं इससे भी एलर्जी हो रही होती है। तो इसमें सिर्फ वाहिद ट्रीटमेंट इसका ये है
एलर्जन यानी जो चीज एलर्जी आपको कर रही है, इससे आपको बचाना है अपने आप को। तो ऐसे आइडिया किस चीज़ से होगा कि हमें किस चीज़ से एलर्जी हो रही है? इसको डॉक्टर साहब, इसको आइडिया ऐसे होता है कि जैसे इसकी हिस्ट्री ली जाती है। ठीक है। कि जैसे अगर धूल से वगैरह से आपको एलर्जी हुई है तो पेशेंट हिस्ट्री यही देगा कि मैं सुबह में सही होता हूँ, जब बाहर जाता हूँ, घर आता हूँ तो मुझे खांसी शुरू हो जाती है। फिर अगर जिसको जैसे घरेलू इंडोर पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, जैसे मैं बाहर सही होता हूँ, घर में आता हूँ तो मुझे खांसी शुरू हो जाती है। और खांसी का भी खास पैटर्न होता है, ड्राई कफ हो रही होती है, खुश्क खांसी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा होता है। इस हिस्ट्री से आपको पता चल सकता है कि ये आपको एलर्जिक कफ हो रही है। अच्छा, इसमें तो एलर्जिक कफ के हवाले से आपने बात की, अब उसके अंदर मनी चैनल के नाजरीन जैसे घर के हवाले से भी डॉक्टर साहब ने बात की, तो 2-3 चीज़ों की तरफ आप ध्यान दीजिए कि घर के अंदर जो आपका कारपेट है, जो आपके पर्दे हैं, या घर में कोई ऐसा जानवर, पालतू जानवर रखा हुआ है आपको, डॉक्टर साहब, कारपेट, पर्दे, गद्दा और ब्लैंकेट। जी, ब्लैंकेट है, साथ में जो पिलो है, तकिया भी उसको भी शामिल कर लें। तो ये हमारी रोजाना के इस्तेमाल की चीजें होती हैं। हो सकता है डॉक्टर साहब वो सोफे भी, फर वाले सोफे, फर वाले सोफे, मतलब जो भी हमारी रूटीन की चीजें जिनमें इस किस्म की चीजें हों जिसमें डस्ट जाके जमा हो जाती है, वो भी आप देख लें कि इनमें आके डस्ट जमा होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर टेबल वगैरह है, टेबल वगैरह तो एक स्मूथ चीज़ होती है, कपड़ा मारते साफ हो जाती है, लेकिन सोफ़ा है, कपड़ा है, कारपेट है, इनमें एक टाइम लगता है इसकी सफाई करने में, धुलवाने में, वो टाइम लग जाता है, काफ़ी अरसे तक वो यूज़ में रहते हैं। तो कोशिश करें कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे भी अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर खुदा न खास्ता किसी को प्रॉब्लम आ गई है, सांस की कोई तकलीफ़ हो रही है उसको, तो इन चीज़ों से भी घर में भी ध्यान रखें कि इसको भी अवॉइड करके रखें, इनसे बचने की कोशिश करें। अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसकी सफाई का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, तब जाके आपकी। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि बच्चों के अंदर आजकल अब आते हैं स्टफ टॉयज, यानी वो स्टफ टॉयज आते हैं। बिल्कुल, वो स्टफ टॉयज बाहर ही रखे रहते हैं, तो बाहर ही रखे रहते हैं, बच्चे उनके साथ खेलते हैं। इनके अंदर जो धूल मिट्टी एलर्जेंस जो होते हैं ना, ये सांस की नाली के वो तो अंदर बहुत जाते ज्यादा हैं, होता है। ये कैरियर बनते हैं इन्फेक्शन के। अगर घर में एक से जायद बच्चे हैं तो एक से दूसरे को इन्फेक्शन लगता रहता है। नहीं, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की, ये तो बल्कि उससे ज्यादा मुझे लगते हैं कि तो ये रखे ही रहते हैं, इनकी ना कभी सफाई होती है ना तवज्जो होती है। उनकी मतलब सफाई करने वाली पोजीशन ही नहीं होती ना, उसकी सफाई किस तरीके से करेंगे। दूसरा, उसके जो फर निकले हुए होते हैं, इतने सारे फर निकले हुए होते हैं उसके, कि उसके अंदर तो मतलब एक बहुत बड़ा जरासीम की लिस्ट है, बहुत मतलब इंतहा से ज्यादा उसके अंदर ये चीज हो सकती है। और बल्कि अब तो ये भी देखने में आ रहा है कि जो पिलोज वगैरह आ रहे हैं वो भी कुछ इस टाइप के आ रहे हैं कि वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बड़ा आदमी को नुकसान भी दे सकती है। तो अगर आप ये चीज़ यूज़ करते हैं और आपको प्रॉब्लम होती है तो कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। अगर जिनको नहीं होती है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं भी होती है तो उनको उस सूरत एहतियात करनी होगी, एहतियात कर लेनी चाहिए। इसका कोई भरोसा नहीं कि एक चीज को पता कैरियर है, बिल्कुल कैरियर, जरासीम का कैरियर है। लेकिन अगर किसी को मिसाल के तौर पे शौक है किसी को, तो शौक क्या करें, अच्छी क्वालिटी रखने का भी तरीका होता है, तो क्वालिटी वगैरह ले ले। क्वालिटी नहीं, इसका रखने का भी तरीका होता है ना। अच्छा, वो क्या होता है? इसका तरीका सफाई भी होती है इसकी, जरूरी नहीं कि इसे एक दफा खरीद लिया, ठीक है, अब ये रखा है तो रखा ही रहेगा। सही है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब पिलो वगैरह तो चलो हम साफ कर लेंगे, सारी चीजें साफ कर लेंगे, वो जो बच्चों के खिलौने टाइप के आप बता रहे हैं उसको कैसे साफ करें? उनको धो लें? इनको धोना पड़ेगा आपको, ओके, वरना फिर आप रखें नहीं। क्योंकि अगर बच्चे को अगर आपको एस्थमा की हिस्ट्री मिल गई या एस्थमेटिक रिएक्शन हो गया, एस्थमेटिक कफ हो गई, तो ये तो बच्चे के लिए आजमाइश हो गई। नहीं तो फिर इसको मतलब कोई ड्यूरेशन होगा कि हम इतने दिनों में धो लेना चाहिए एक अंदाजा से? तो आपके घर के माहौल की आलूदगी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपके जैसे कितना आपने घर में ओपन एरिया के अंदर रह रहे हैं, डस्ट आ रही है, हवा आ रही है, और कितना वेंटिलेटेड आपका घर है। मतलब जितना ज्यादा वेंटिलेटेड होगा उतना ही धोने के चांसेस रिपीटेडली ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरा, घर वेंटिलेटेड भी रखना जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी। ऐसा नहीं है कि घर पूरा क्लोज्ड हो, वो भी कैरियर बनता है इन्फेक्शन। बिल्कुल। इसमें आप मदनी चैनल के नाजरीन, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे मदनी फूल दिए, ख़ास तौर पे जो आजकल टॉयज़ वगैरह के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से जो डॉक्टर साहब ने बात की है, बड़ी अच्छी निशानदेही की है। इसमें एहतियात करना चाहिए, हमें बच्चों को भी अपने साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारी एक शौक़ की वजह से, एक जज्बे की वजह से, बच्चे की मोहब्बत की वजह से ये ना हो कि हम उसके लिए आजमाइश खड़ी कर दें या कोई परेशानी का सबब बन जाए जो बाद में हमारे लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। तो एहतियात करें ऐसी चीज़ों से। इंशाअल्लाह कॉल ले लेते हैं। लब्बैक। कॉल सुना दीजिए।
मैंने भाईजान आपसे ये पूछना था कि मेरी भाई जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसको पेशे वाली खांसी 15 दिन से आ रही है, इसका कोई हल बता दें। इंशाअल्लाह। एक और कॉल दे दें। डॉक्टर साहब, मौजूद आज खांसी है। ये भी अक्सर व बेशतर मुआशरे में बुजुर्ग हजरात या नौजवानों में, मर्द औरत में पाई जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो खुश्क खांसी है, इसकी वजूहात क्या हैं? और बाज़ खांसियां जो हैं मौरूसी यानी वालिदैन की तरफ से या ख़ानदानी भी होती हैं, तो ये मदनी फूल अता फरमाइए कि हम इनको कैसे रोक सकते हैं। यानी ज़्यादा खांसना मुज़रे सेहत है और इसका रोकना सेहत के लिए ज़रूरी है। इस पर भी मदनी फूल अता फरमा दीजिए। सही, एक और कॉल दे दीजिए। मेरे बेटे को खांसी है, 5 माह का बेटा मेरा, तो मुंह में छाले हैं उसके, तो कोई इलाज तजवीज़ फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। सही। डॉक्टर साहब, पहली कॉल जो है इसमें इन्होंने गालिबन प्रेगनेंसी है और काफ है। अब इनकी जो प्रेगनेंसी का दौरानिया है वो कितना है, ये इम्पोर्टेंट है। खांसी वगैरह के लिए फ़िल वक्त तो हम ये इनको मशवरा दे सकते हैं कि अगर इनको ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत नहीं है तो ये गरगरे कर सकते हैं, सादा पानी के गरगरे कर लें या भाप वगैरह ले लें, इंशाअल्लाह ज़रूर उससे काफ़ी बेहतर होगा। और बाकी अद्वियात के हवाले से, क्योंकि इनको प्रेगनेंसी के मामलात हैं, तो अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे मशावरत के बाद ही कोई दवा तजवीज़ की जा सकती है। तो बेहतर है किसी लेडी डॉक्टर से रुजू करके, अगर अद्वियात की हाजत है तो वो उनसे पूछ के दवा इस्तेमाल की जा सकती है। नहीं तो आप गरगरे कर सकते हैं नमक के पानी के, अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है तो, और साथ में स्टीम भी ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़ोले से बेहतर होगा आपको। दूसरा जो सवाल पूछा था उन्होंने कि उमूमन ओल्ड एज के अंदर खांसी और फिर दूसरा मोरूसी खांसी, इसकी तशरीह। हाँ, उसमें उन्होंने खुश खांसी के हवाले से भी बात की थी कि खुश खांसी का मतलब ये होता है कि उसमें बलगम वगैरह नहीं आता है, उसमें एक आवाज़ सी आपकी बिल्कुल एक ड्राई खुश्क सी आवाज़ सी निकल रही होती है, तो उसमें बलगम नहीं आता है, तो उसको बेसिकली खुश खांसी कहते हैं। ज़्यादातर वो गले वगैरह ख़राब होते हैं उसकी वजह से, ज़्यादातर उसकी वजह से होती है। दूसरे बुज़ुर्गों के अंदर आपने फरमाया कि उनमें खांसी ज़्यादा होती है, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजूहत जो हमने पहले भी अर्ज़ की थी कि वो ये होता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनका जो रेजिस्टेंट पावर होता है, मुदाफ़ती निज़ाम जो होता है वो कमज़ोर होता है एज़ कम्पेयर टू एक जवान आदमी के। इस तरह बच्चों का भी कमज़ोर होता है। सारी डिस्कशन में हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो डिस्कस ही नहीं की है। अभी बुजुर्ग से मेरी तवज्जो है कि स्मोकिंग, सिगरेट पीने की, हुक्का पीने की जिनकी हिस्ट्री होती है, बिल्कुल, तो उनके अंदर ये एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा मिल रही होती हैं। और एक जो उन्होंने कॉलर ने पूछा था कि मोरूसी खांसी, ये ज़्यादातर अमूमन एस्थमेटिक कफ होती है, जेनेटिक इसके अंदर इंडिकेशन मिल रही है। अब बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मोरूसी खांसी के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोई फैमिली हिस्ट्री मिल रही है, ऐसी कोई एस्थमेटिक है मदर एंड फादर, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि बच्चे के अंदर भी वो चीज़ डेवलप होने के चांसेस होती है। ज़रूरी नहीं हो, रिस्क है, हो सकती है, रिस्क फैक्टर पे होता है वो, तो उसमें एहतियात कर लेनी चाहिए। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों को उन चीज़ों से। डॉक्टर साहब, ये अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है ना, तो उनके लिए जो अभी आपने शुरू में हमने मदनी फूल दिए, स्टफ टॉयज, घरेलू एहतियात है, ये सारे इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी जी बिल्कुल, उनको बहुत फ़ायदा होगा कि जब इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने ऊपर नाफिज करेंगे, तो इंशाअल्लाह जो है मोरूसी अगर चीज़ प्रॉब्लम होती है तो उससे थोड़ा सा बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। को भी बचे रहेंगे। और डॉक्टर साहब, बच्चे हैं या बड़े हों, इनको ये देख लेना चाहिए कि लास्ट 6 महीनों में आपके चेस्ट इन्फेक्शन या खांसी होने के एपिसोड कितने हैं। कि अगर जैसे पिछले 6 महीने में 3 से 4 दफ़ा अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है या खांसी की शिकायत हो रही है, तो ये सीरियस इंडिकेशन है। आपको अपनी डाइट और अपनी सराउंडिंग, इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक कॉलर जो थे उन्होंने बच्चे के हवाले से बात की थी, 5 माह का, मुंह में छाले हो जाते हैं उसके, खांसी भी और मुंह में छाले भी। वो हो सकता है थ्रश होगा उनको, 5 महीने के बच्चे को थ्रश ही होता है। थ्रश है। तो वो आप कोई एक दवा आती है, डॉक्टर साहब से मशवरा करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सेटल हो सकती है और वो ठीक हो सकता है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि एक दर डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए और उसके बाद जो दवा तजवीज़ करेंगे वो इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह सजल बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी देख लीजिएगा कि बच्चे को
कब्ज़ की शिकायत तो नहीं होती है। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ की शिकायत है, तो कोशिश करें कि वो भी अपने डॉक्टर से मशावरत के बाद उसका कोई ट्रीटमेंट करवाएं। अगर कोई माँ से रिलेटेड कोई शिकायत है तो उसकी भी ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि मदर फीड होगा तो बच्चे पे ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो उस पर दोनों तरफ तवज्जो दीजिए, इंशाअल्लाह ये मसला आराम से आपका हल हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, इसमें दमे के हवाले से हम बात कर रहे थे, एलर्जीज़ की आपने बात की थी। तो ऐसे मिसाल के तौर पे किसी को अगर खांसी हो रही है और वो ये समझ रहा है कि घर में जाता है उसको घर में खांसी हो जाती है, अपने ऑफिस में जाता है वहाँ खांसी हो जाती है, तो वो ऐसा कोई खास कोई ऐसा टेस्ट वगैरह है जो सिंपल सा, जो मदनी चैनल के नाज़रीन अगर उसमें करवाना चाहें? तो पहले तो इसके कोई टेस्ट नहीं आते थे, पहले नहीं आते थे। अब कुछ लेबोरेटरीज के पास इसके कुछ टेस्ट मौजूद हैं। अब चूंकि हम बहुत सारे केमिकल्स से एक्सपोज्ड हैं, हवा में बहुत सारे केमिकल्स हैं, अब हर केमिकल की टेस्टिंग करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, कौन सा केमिकल हमें रिएक्ट कर रहा है, किस चीज़ से हमें एलर्जी हो रही है, ये चेक करना मुमकिन ही नहीं है। तो अब कुछ लिस्ट ऑफ केमिकल्स हैं कुछ लेबोरेटरीज के अंदर, तो वो चेक करके बता देते हैं कि भाई आपको इस चीज़ से एलर्जी है। अमूमी तौर पे जो मिल रही होती है वो डस्ट एलर्जी मिल रही होती है। फिर उसके बाद जो चिकन वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके गोश्त वगैरह से भी एलर्जी मिल रही होती है। नहीं, इसमें डॉक्टर साहब वो जो एक टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडीज़ के टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडीज़ के टेस्ट तो आपको ये बता सकते हैं कि आपका एलर्जन मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो अगर हम स्पेसिफिकली कि इस चीज़ से एलर्जी है वो नहीं बता सकते। तो पहले स्टेप अगर हम ये देखें मदनी चैनल के नाजरीन कि अब हम ये कंफर्म कर लें कि आया आपको एलर्जी है या नहीं है, तो वो टेस्ट आप करवा के देख लें। जब खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आती है। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी वो पेशेंट देखेंगे जिनका खांसी का दौरानिया 2 हफ्ते प्लस हो चुका है, जी बिल्कुल, किसी चीज़ से अफेक्ट होने के बाद ही खांसी हो रही है, जी, बुखार मौजूद नहीं है, फीवर भी नहीं है, कोई जिस्म में थकन भी नहीं है, और इनकी खांसी बहुत प्रोलॉन्ग होती है, तेज़ खांसी हो रही होती है, और वीजिंग की आवाज़ यानी साउंड आवाज़, फेफड़ों में से आवाज़ भी आ रही होती है। तो ये क्लासिक फाइंडिंग होती है। ऐसी अगर मदनी चैनल के नाजरीन डॉक्टर साहब ने जैसे कुछ अलामात बताई हैं, ऐसी अलामात हैं, और तो अपने डॉक्टर से रुजू करके जो टेस्ट बताया गया है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता उसमें कुछ एलर्जेंस आते हैं तो फिर फर्दर जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है उसका स्टेप अपने डॉक्टर के मशावरे के साथ किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने अभी एक वीजिंग का नाम लिया था, वीजिंग से क्या मुराद है? अपनी मदनी चैनल के नाज़रीन को थोड़ा सा आसान करके अगर हम बताएं। तो सब ये अगर जैसे बच्चे हैं और बड़े हैं, जब ये अगर जिनको ड्राई कफ हो रही होती है, खुश्क खांसी हो रही होती है, तो उस खांसने के बाद जब सांस ले रहे होते हैं, अंदर सांस लेते हैं तो एक हल्की सी आवाज़ आ रही होती है। ये बेसिकली वो हवा जो अंदर जा रही होती है, जो सांस की नालियों से टकरा रही होती है, वो आवाज़ प्रोड्यूस करती है, उसको हम वीज बोलते हैं, जो ऑडिबल भी होती है, सुन भी सकते हैं। अगर इस तरह की वीजिंग मिल रही है, ज़्यादा एस्थमेटिक फाइंडिंग है, एम्फाइसीमा वगैरह, इसके अंदर ज़्यादा फाइंडिंग मिल रही होती है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब उमूमन देखा ये जाता है कि जैसे बच्चे हमारे पास बच्चे को लेकर आते हैं वालिदैन और कहते हैं डॉक्टर साहब इसकी पसलियाँ चल रही हैं, ये थोड़ा सा वहाँ पसलियाँ चल रही हैं, ये पसलियाँ चल रही हैं इसकी डॉक्टर साहब। तो जब हम उसको एग्जामिन करते हैं तो हमें चेस्ट में तो कोई फाइंडिंग नहीं मिलती है, ठीक है, कई ऐसे केसेस नज़र आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वालिदैन बज़िद होते हैं कि इसकी पसलियाँ चल रही होती हैं। जहाँ नज़र ये आता है कि उसमें कहते हैं डॉक्टर साहब आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे अभी आपने आवाज़ का तस्करा किया ना, तो वहाँ हाथ रख के बताते हैं डॉक्टर साहब देखें खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसमें मदनी चैनल के नाज़रीन अर्ज़ ये करना था कि अगर बच्चे को खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही होती है तो ज़रूरी नहीं है उसका सीना ख़राब होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि नाक नज़ले की वजह से जो है नाक में रतूबत वगैरह जमा होती है, तो वो ट्रांसमिटेड साउंड्स होते हैं जो बाज़ औक़ात यहाँ पे फील हो रहे होते हैं, महसूस हो रहे होते हैं। यहाँ पे अगर सीने में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डॉक्टर ऑस्कल्टेट करके ही आपको बता सकेगा, और डॉक्टर अपने स्टेथो से चेक करेगा तो वो ऑडिबल हो जाएगा। बिल्कुल वही, यानी कि अपने जो भी आला है उसके ऑस्कल्टेट, स्टेथोस्कोप जिसको कहते हैं, उससे ऑस्कल्टेट करके ही बता सकेगा कि इसका चेस्ट ठीक है या गलत है। जो आपको फील हो रहा होगा वो एक अलग चीज़ होगी। पसलियाँ चलने से क्या मुराद है डॉक्टर साहब? उमूमन बच्चे बोलते हैं पसलियाँ चलने से असल में यूँ लेते हैं कि ब्रीथिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। बड़ों के अंदर वो चेस्ट की ब्रीथिंग होती है, बच्चों के अंदर एब्डोमिनल ब्रीथिंग होती है। तो इनकी जो सांस बच्चे अगर जिनको ज़रा से भी अफेक्टेड होते हैं, मुतासिर होते हैं, अमूमी तौर पे रेस्पिरेटरी रेट यानी सांस लेने का जो ड्यूरेशन है बच्चों में ज़्यादा होता है कंपेयर्ड के बड़ों के अंदर।
अच्छा, तो अब वो जल्दी जल्दी जब सांस ले रहे होते हैं, बच्चों को जब सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है तो उनको ऐसा लग रहा होता है कि पसलियाँ चल रही हैं। अच्छा, इसमें ये है कि वो उमूमन हमें ना बच्चे की कमीज उठा के दिखाते हैं, देखें डॉक्टर साहब पसलियाँ चल रही हैं, पसलियाँ चल रही हैं। अब वो बेसिकली आप जो कह रहे हैं कि वो बेसिकली सांस तेज ले रहा होता है, जिसकी वजह से अब जैसे आप मूवमेंट्स ज्यादा हो रही है, जैसे बच्चे की नाक ब्लॉक है, ठीक है, नजला हुआ है, अब वो नाक से सांस ले ही नहीं पा रहा, मुंह से सांस ले रहा है, वो ड्राइनेस भी हो रही है, तो ब्रीथिंग इसकी जो होती है ना हाई हुई भी होती है। नॉर्मली बच्चों का ब्रीथिंग रेट, रेस्पिरेटरी रेट वैसे भी हाई होता है, और अब जो इन्फेक्शन भी हुआ है तो इसमें एंग्जाइटी और ये सांस लेने का अमल तेज हो रहा है। मतलब वो ज्यादा तेजी के साथ सांस ले रहा होता है, मतलब उसको ज्यादा, फेफड़ों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है सांस लेने में, क्योंकि सांस की नालियों में बेसिकली रुकावट आई हुई होती है। उस रुकावट की वजह से उसको फेफड़े को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से ये महसूस हो रहा होता है कि उसको पसलियां चल रही हैं। तो पसलियां चलने को उमूमी तौर पे दमे से भी तशबीह देते हैं लोग। डॉक्टर, दमा की हिस्ट्री डिफरेंट होती है, पसली चलने की हिस्ट्री अलग होती है। लोग ये कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब की पसलियां चल रही हैं, सीना खराब हो गया, इसको दमा तो नहीं हो गया? दमा उस कंडीशन में मिलेगा कि सिर्फ बच्चे को खांसी ही हुई चली जा रही है, ठीक है, साथ उसको कोई बुखार भी नहीं है। एक दमा का मरीज बच्चा जो होगा अफेक्टेड हुआ होगा, इसकी ग्रोथ भी अफेक्टेड होगी, एक वजन भी इनका कम होगा, दो फिर तीसरा ये बताएगा आपको जैसे किसी चीज के जैसे सो के उठने के बाद इसको खांसी की शिकायत ज़्यादा मिलेगी, या कोई चीज़ खाने पीने के बाद खांसी की शिकायत मिलेगी। और अगर पसलियाँ चलना जो अमूमी तौर पे इन्फेक्शन कंसिडर किया जाता है, उसमें ये होता है बुखार के सिम्टम ज़रूर मिलेंगे आपको, सिर्फ खांसी भी होगी, साथ बुखार भी होगा, बच्चा वीक हो, लिथार्जिक भी होगा। अच्छा, ऐसे में मदनी चैनल के नाजरीन, एक जो घर में एक सादा पानी होता है, सादा पानी भी उमूमी तौर पे पिलाया जा सकता है, यानी कि बच्चों को अगर खांसी का बार बार अटैक्स आ रहा है तो एक सादा पानी होता है, उसको भी आप चम्मच के जरिए पिला सकते हैं। उससे भी जो है आपका खांसी के ड्यूरेशन में काफ़ी फ़र्क हो जाएगा। ये इलाज नहीं है, इसकी प्रिवेंशन है, थोड़ी सी कम हो जाएगी, और उसके बाद आप जाके जो है अपने डॉक्टर से रुजू करके इसका प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकते हैं। मतलब जो आप घर में कर सकते हैं इंशाल्लाह हम वो आपको अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो अद्वियात या ट्रीटमेंट के हवाले से वो डॉक्टरी मशवरे के हिसाब से ही आप उसका इलाज करवा सकते हैं। सब कुछ कॉल्स हैं वो ले लें। लब्बैक, कॉल सुना दे। मोहम्मद इमरान अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अर्ज ये है कि मेरा बेटा है तकरीबन 10 साल, तकरीबन 6 साल से इसको जो है वो खांसी स्टार्ट हुई थी, तो मैंने डॉक्टरी भी और हिकमत का भी इलाज कराया। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इनको जो है वो खांसी एलर्जी की वजह से होती है, हकीम साहब कहते हैं कि इनके जो है लंग्स कमजोर है, इस वजह से खांसी होती है। तो वो कुछ अरसे तो सही रही, तो लेकिन इलाज कराते रहे और काफी अरसा इलाज कराया, 2 साल तक, लेकिन इसका जो है मुकम्मल फायदा नहीं हुआ। जब तक इलाज रहा तो उसका बच्चा सही रहा, लेकिन अब नहीं हुआ। बाज़ औक़ात जो है वो खांसी हो जाती है। तो आया ये लंग्स की कमजोरी की वजह से होती है या एलर्जी की वजह से होती है? बाज़ डॉक्टर कहते हैं कि इनको जो है वो दमे की कंडीशन है, तो क्या खांसी की वजह से ये शुरू हो जाता? दूसरा ये था कि आया क्या इसका कोई इलाज भी है एलर्जी से बचने का, अगर दमा है उसका, उससे बचने का? सही, एक और कॉल दे दीजिए। माशाअल्लाह सजल, हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ा ही प्यारा मदनी फूल इरशाद फरमाया कि जो बच्चे हैं ना सो रहे हो तो उनके नाक में ना नथनों के अंदर एक एक जो ना ड्रॉप दिया जाए। तो मैंने पूछना ये था डॉक्टर साहब से कि सोने से पहले दिया जाए या सोते बच्चे को एक एक ड्रॉप जो है ना नथनों में दिया जाए, इसका जवाब इरशाद फरमा दो इंशाअल्लाह। एक और कॉल दे दीजिए। ये मेरी बेटी को ना खांसी होती है रात को सोते में बहुत ज्यादा, एकदम वैसे नहीं होती, सोते में बहुत ज्यादा होती है, और साथ वो वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी भी हो जाती है। उसकी उम्र तकरीबन 5 साल है, बहुत शदीद उठती है रात सोते में। इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, पहले कॉलर 10 साल के हैं, एस्थमेटिक हिस्ट्री। आपने जो बताया कि बच्चे को 6 साल की उम्र से खांसी हो रही है और डॉक्टर साहब को भी दिखाया है और हकीम साहब को भी बताया है, डॉक्टर साहब ने जो है एलर्जी के हवाले से बताया, हकीम साहब ने फेफड़े कमज़ोर के हवाले से बताया। तो अगर मैं अपने इस्लाम में नाम लूँगा तो ये दोनों एक ही मतलब है, क्योंकि फेफड़ा आपका कमज़ोर होगा तभी तो एलर्जी आपके ऊपर अटैक करेगी। कमज़ोर चीज़ के ऊपर ही आदमी अटैक कर रहा होता है ना। तो फेफड़े की कमज़ोरी का मतलब ये नहीं कि फेफड़ा खुदा ना खास्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। फेफड़े में कमज़ोरी का मतलब दूसरे अंदाज में ले सकते हैं आप। तो अपनी जगह पे हकीम साहब जो फरमा रहे हैं वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त है, डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त है। एलर्जी है कोई इन्फेक्शन सोर्सेज कमज़ोर चीज़ पे ही अटैक करेगा। अगर आप
बिल्कुल मुनासिब होंगे, खुराक सही ले रहे होंगे, आपका डिफेंस मैकेनिज्म, आपका मुदाफ़ती निज़ाम अच्छा होगा, तो यकीनन वो आपके किसी सिस्टम पे इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। यकीनन आपके घर में दूसरे बच्चे भी होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल वो उनकी सेहत भी माशाल्लाह बेहतर होगी। इसी बच्चे पे यकीनन जो इनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कमज़ोर होगा, इसलिए इनको उससे लड़ने में थोड़ी सी दुश्वारी का सबब बन रहा है। अब जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 10 साल की उम्र हो गई है, मुझे उम्मीद है कि जो 6 साल पहले कंडीशन थी उनकी, अब 10 साल की पोजीशन में वो कंडीशन नहीं होगी, उनका ड्यूरेशन यकीनन कम हो गया होगा, क्योंकि उनका डिफेंस मैकेनिज्म कुछ बेहतर हो गया होगा पहले के मुकाबले में। डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि अगर बच्चों के अंदर अस्थमा की हिस्ट्री मिल रही है ना, तो ये जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं, बड़े होने के बाद अस्थमा रिजॉल्व हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि इनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है जैसे जैसे स्ट्रांग होता जाएगा, बड़े होते जाएंगे, इनका मजीद स्ट्रांग होता जाएगा, तो उसके साथ साथ इनका जो जरासीम से लड़ने की सलाहियत है जिस्म की, वो बेहतर होती चली जाएगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह ने चाहा तो ये एक ख़ास उम्र में 12-13 साल 14 साल की उम्र के अंदर इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक इसको काबू पा लेंगे। लेकिन इसमें फिर भी ये देखना पड़ेगा कि एलर्जी किस चीज़ से। जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक तो आप अपनी जो खुराक है उसका ख्याल रखें, जो भी खुराक आप इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेंगे कौन सी बच्चे के लिए सूदमंद है, कौन सी सूदमंद नहीं है, उससे थोड़ा सा अवॉइड करें। दूसरा, अगर चाहें तो एलर्जी है तो उसके हवाले से भी जैसे हमने पहले अर्ज़ किया था कि आप ये टेस्ट वगैरह जो है अपने डॉक्टर के मशवरे से करवा सकते हैं, और उसके साथ जो एक स्पेशल टेस्ट होता है डॉक्टर साहब ने जो इसकी तरफ निशानदेही की है वो भी करवाया जा सकता है, ताकि पर्टिकुलरली पता चल जाए कि अगर एलर्जी है तो कौन सी चीज़ से एलर्जी है और उसी को फिर आदमी अवॉइड करे। तो बाकी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसमें डिफेंस मैकेनिज्म जैसे जैसे इसकी उम्र का बेहतर होता जाएगा बच्चे का, अल्लाह ने चाहा तो वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। दूसरे कॉलर, दूसरा जो सवाल उन्होंने पूछा था, सवाल आप में ड्रॉप, अगर वो बच्ची जागते में डलवा सकती है तो बिल्कुल आप जागते में भी डाल सकते हैं। सोते में मैंने इसलिए कहा था कि सोते में आराम से बच्चा डलवा लेता है, छोटी उम्र का बच्चा उमूमी तौर पे इतनी आसानी से ये काम करने देता नहीं है, लेकिन अगर वो डाल देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। आप दिन में 2 दफ़ा डाल सकते हैं, 3 दफ़ा डाल सकते हैं, 4 दफ़ा डाल सकते हैं। कोशिश करें 1 या 2 कतरे, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इससे ज़्यादा डाल। बाज़-औक़ात ये ना हो कि फिर वो उसके लिए थोड़ा आजमाइश का सबब बन जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप बिल्कुल किसी भी सूरत में उसके नाक के कतरे में डाल सकते हैं। मैंने महलूल नमक के पानी का बोला है, किसी और चीज़ का नहीं है। मार्केट में भी बना बनाया मिलता है, बना बनाया भी मिलता है। बिल्कुल, आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो एक नमक का महलूल होता है, छोटा सा प्लास्टिक की। फिर आप बोल रहे मेडिकल स्टोर पे जाएं फिर ले लें, बेहतर है डॉक्टर से पूछ के ले लें। हाँ, ये बात भी सही है। माजरत के साथ आपने खुद मेरी तस्वीर फरमा दी, तो आप डॉक्टर से लिखवा लें, वो नाम भी लिख के देंगे, आसानी हो जाएगी आपके लिए, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह वो ले लेंगे। अच्छा, अगली जो कॉल रात में डॉक्टर साहब खांसी होती है बच्चे की, इसमें 5 साल की है, चांसेस यही हैं कि इनको पहले तो ये ख्याल कर लें क्या इनको नज़ला वगैरह तो नहीं हो रहा है। जैसे पहले हमने अर्ज़ किया था कि बाज़ कैफियत ऐसी होती हैं कि लेटने के बाद जो कशिश शकल की वजह से वो पोस्ट ट्रेवलिंग होती है, अंदर की तरफ गले में अंदर की तरफ गिरता है, तो जिसकी वजह से वो खराशें वगैरह पैदा कर देता है, सांस लेने में ज़रा सी दुश्वारी होती है, और उस सांस को क्लियर करने के लिए जो थसके वाली खांसी होती है, अगर आप उस बच्ची को जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि करवट से लिटाएं, अगर नज़ले की कैफियत है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं प्रॉपर तरीके से, और उसको करवट से लिटाएं। नमक का महलूल वगैरह जैसे अभी अर्ज़ किया वो आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह उसकी ये खांसी बेहतर हो जाएगी। हाँ, अगर उसका खुदा ना खासा इस ड्यूरेशन उसका बड़ा हो गया है, काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करके गला चेक करवा लें कि गले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाज़ औक़ात पोस्ट ट्रेवलिंग की वजह से गले में ख़राबी हो जाती है, फिर बुखार की कैफियत और फिर दूसरे मामलात आ जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब इनको अपनी चीज़ों की एहतियातें नहीं चेक करनी होंगी कि खाने 5 साल की उम्र है तो ज़ाहिर है बाहर की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे। बिल्कुल, ये देखें एहतियात तो फिर सबने ही करनी है ना। अब वो 5 साल का ये केस आया 5 साल, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, ये तो क्लासिक फाइंडिंग होंगी ना। सेम एहतियातें इन्होंने करनी है। ठंडी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, बादी चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा सा एहतियात करना है। डायरेक्टली जो है आपने एक्सपोजर जो है ठंडी जगह पे नहीं करना है। जैसे बाद लोग बच्चों को एसी के सामने सुला देते हैं या डायरेक्टली पंखों की या खिड़कियों के सामने सुला देते हैं। आजकल तो गर्मियां हैं तो ठंडा पानी का इस्तेमाल भी होता है, ठंडे जूस भी होते हैं, ये भी इफेक्ट करते हैं क्या? नहीं, डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं। आप फिर वो एक नफ्स भी तो होता है ना कि वो चिल्ड चाहिए होता है, बिल्कुल यख चाहिए होता है, बर्फ़ का निकला हुआ चाहिए होता है, तो वो तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ऊपर से नज़ला आपको हो रहा है तो आपने ड्यूल इफेक्ट कर दिया, दुगना इफेक्ट कर दिया कि गला भी, नज़ला भी अंदर गला ख़राब कर रहा है और साथ साथ जो है आपने
ठंडा पानी वगैरह या ऐसी कोई चीज़ दे दी जो मजीद गले को मजीद बिगाड़ पैदा करेगी, तो खांसी में इजाफा हो जाएगा। खांसी में इजाफा होने के बाद गला ख़राब और फिर सीना ख़राब और फिर दूसरे मामला ये सारे चलते। खलील भाई भी आ गए, हम खलील भाई से भी मालूम कर लेते हैं। खलील भाई, ये कॉलर ने पूछा था कि दमे के मर्ज में क्या फेफड़े कमज़ोर हो सकते हैं या फेफड़े कमज़ोर होते हैं उसकी वजह से दमा होता है, हिकमत क्या बोलती है? उनका बेसिकली सवाल ये था खलील भाई कि उन्होंने बच्चे को दिखाया था और डॉक्टर साहब कह रहे हैं एलर्जी की वजह से और हकीम साहब कह रहे हैं कि जो है ना फेफड़े कमज़ोर है। मैंने उनको ये जवाब दिया कि बात सही है, एलर्जी वहीं अटैक करेगी जहाँ कमज़ोरी होगी। आपकी क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में? इसमें यही देखा है, जो आतिफ भाई कराम है वो यही फरमाते हैं कि फेफड़े, लंग्स वगैरह, लंग्स जो है कमज़ोर जब होते हैं तो कमज़ोर होने के बायस फिर ये जो खांसी के जो मामलात होते हैं तो ये बार बार, जैसे इसका खांसी का होना, थोड़ी सी बात पे नज़ला ज़ुकाम हो जाना, तो थोड़ा सा ठंडा लगा कहीं या ठंडा पानी पी लिया तो उसकी वजह से, तो लंग्स कमज़ोर होने की वजह से ऐसा होता है। फिर कमज़ोर होने के साथ साथ भी और बहुत सारे अवामिल उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। साले बलगम जम गया। इसमें थोड़ी सी मैं जो समझाऊँ ना, थोड़ी तशवीश वाली बात ये आती है, कमज़ोरी को अमूमी तौर पे ये समझे थे काम नहीं कर रहा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आता है, कमज़ोर बोल दिया तो इसका मतलब ये कि गया मुझे गुर्दे कमजोर हो गया, खुदा ना खास्ता जिसके हो गए। ये थोड़ा सा क्लियर करवाना चाह रहे हैं बात। नहीं, ऐसा तो नहीं है, इलाज से उसका हल निकल आता है। अब किसी की निगाह कमजोर हो गई जी, अब निगाह कमजोर होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो 2-4 दिन बाद नाबीना हो जाएगा। तो उसका एक नंबर होते हैं चश्मे के, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, और फिर वो इलाज किया जाता है। और कुछ ऐसी ग़िज़ाएं खाई जाएं, जैसे गाजर है, वो आँखों को फायदा करती है, तो मुसलसल गाजर खाने से ऐसा होता है कि खांसी के हवाले से सही जवाब सही दे दिया, कमजोरी का सही जवाब दे दिया। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत है इनको। ये तो आपके पास इलाज है खलील भाई खांसी के? जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खांसी के हवाले से सबसे पहले रूहानी इलाज सुनते हैं। स्मोकर मेरे आका शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया अपने बहुत ही प्यारे रिसाले बीमार आबिद के सफ़हा नंबर 36 पर आपने ये इलाज तहरीर फरमाया। इसको अपने अल्फाज में अर्ज़ करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह 66 टाइम 66 बार रोज़ाना पढ़कर खांसी के मरीज़ पर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। नीज़ ये इलाज बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, हर किस्म के दर्द, मिर्गी, आँखों की बीमारियों के लिए भी मुफीद है। तो ये बहुत ही आसान इलाज है और जिसे हो वो भी कर सकते हैं। और अगर किसी ऐसे को है कि जो पढ़ नहीं सकता तो आप उसको पढ़कर जो है दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे फ़ायदा होगा। और घरेलू इलाज हमारे पास जो है वो आज 2 हैं और इसमें 2 इलाज हैं हमारे पास। एक तो बच्चों के लिए खांसी नज़ले का बहुत ही खुश जायका जो है घरेलू इलाज, तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी मुन्नियों को खाना भी आसान होगा और इसका बनाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इसके अंदर जो है वो 4 चीज़ें हैं, आइए आपको अर्ज़ करते हैं। सबसे पहले जो है मुलेठी का आपने नाम सुना होगा, मुलेठी, इसको आमतौर से गले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुलेठी को आप देख भी लें, मुलेठी, इसे मुलेठी कहते हैं। इसकी मिकदार आपने लेनी है 12 ग्राम मुलेठी। और नंबर 2, एक थोड़ा मुश्किल अल्फाज आपको लगेगा और जिस तरह नाम इसका मुश्किल है, इसी तरह इसकी शक्ल भी जो है वो आपको आड़ी टेढ़ी नज़र आएगी। इसका नाम है काकड़ा सिंगी। अब इसका नाम ही यही है, ज़ाहिर बात है कि आपको कुछ आसान करके तो हम बताने से रहे, लेकिन आप इसका नाम याद कर लीजिए कि इसका नाम है काकड़ा सिंगी। इसकी मिकदार भी जो है मुलेठी की तरह 12 ग्राम आपने लेनी है। और तीसरी चीज़ जो है वो काली मिर्च, ये कमोबेश हर घर में ही इस्तेमाल में आती है। इसकी मिकदार आपने लेनी है 3 ग्राम। ये 3 चीज़ें हो गई। इनको साफ़ करके यानी मट्टी वगैरह जो हो इसको दूर करने के बाद जो है आप इसको अच्छी तरह से बारीक पीस लें। जितना बारीक पीसेंगे उतनी अच्छी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है दवा तैयार होगी। ये तीनों चीज़ें बारीक पीसने के बाद जो है 125 ग्राम तकरीबन आधा पाव शहद जो है 10 तोले के आसपास आपने लेना है।
और फिर उस शहद के अंदर इन तीनों दवाओं को शामिल कर लीजिए। तो शामिल करने के बाद ये समझ लें आपकी दवा तैयार हो चुकी। अब इसको खिलाना किस तरह है? सबसे पहले दवा जो है बनानी है। बनाने के बाद आपने जब दवा इसको बनाए तो खुश्क बर्तन को इस्तेमाल करना है। अगर आपने जैसे बर्तन धोकर लाए और उसके अंदर नमी है, नमी होने के बाद आपने फिर ये सब चीज़ें मिलाई तो ये आपकी दवा जो है ख़राब हो सकती है। इसका आपने ख्याल रखना है। खुश्क बर्तन में इसको बनाना है। बनाने के बाद या फिर कोई आप जैसे शीशे की बरनी ले लें, बर्तन ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिसके अंदर बाहिफाजत आप इसको रख सकते हैं। तो ये तीनों जड़ी बूटियाँ आप पीसने के बाद उसके अंदर डालें और डालने के बाद जो है शहद भी शामिल कर दें या पहले शहद डाल लें, एक ही बात है। तो ये दवा आपकी तैयार है। इतना सा इसका तरीका है। और सुबह, शाम और रात 2 या 3 टाइम जो है छोटी चम्मच जो होती है तो तकरीबन 6 ग्राम की होती है। तो ये मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों के लिए ये खुराक है कि आधी आधी चम्मच जो है इनको 2 या 3 टाइम जो मर्ज़ की शिद्दत हो उसके हिसाब से आप दीजिए। और जो बिल्कुल छोटी उम्र के मदनी मुन्ने होते हैं, मदनी मुन्नियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, इनको जो है इससे भी मज़ीद आधी खुराक यानी 1/4 चम्मच जो है आप दीजिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर तरह की खांसी, जैसे काली खांसी भी एक होती है वो भी कहा जाता है, इसी तरह बलगमी खांसी होती है, बाद सिर्फ खुश्क खांसी होती है। तो इन सब में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़ले में, ज़ुकाम में, सीने की जकड़न में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इसे मुफीद पाएंगे। और जब तक जैसे ये मर्ज़ बाकी रहे इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है बहुत ही बेहतरीन ये इलाज है और खुश जायका भी है। कि ऐसा नहीं है कि बाज़ कड़वी दवाइयाँ होती हैं तो पीने से जो है, और फिर बाद ऐसा होता है कि वो नशावर भी दवाइयाँ होती हैं कि जो पीने से सही। तो इंशाअल्लाह इस तरह का भी कोई असरात इससे महसूस नहीं हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और भी इलाज है। दूसरा इलाज है, यूँ कह लें कि ये जो हमने पहला इलाज अर्ज़ किया ये बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के साथ साथ। और ये आम एक इस तरह भी होता है कि आमतौर से नज़ले के लिए, खांसी के लिए जोशानदे का इस्तेमाल भी किया जाता है। कुछ दवाओं को जो है कुछ देर पकाया जाता है, पकाने के बाद जो है फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ बने बनाए जोशानदे भी आते हैं। तो ये जो खांसी का जोशानदा आपको अर्ज़ किया जा रहा है इसको आप नोट भी फरमा लें। और ये बलगमी खांसी में भी इंशाअल्लाह ज़रूर मुफीद होगा कि जब बंदा बार बार खांसता है तो अंदर से बलगम का इखराज होता है, बलगम निकलता है। और बात सिर्फ जो है कि खुश्क खांसी होती है। तो इन दोनों खांसियों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये मुफीद है। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो है गुले बनफ़शा। गुले बनफ़शा इसको आप देख सकते हैं, गुले बनफ़शा। इसकी मिकदार आपने लेनी है 6 ग्राम। ये हम एक खुराक की आपको मिकदार बता रहे हैं। गुले बनफ़शा 6 ग्राम। और नंबर 2 गाओ ज़बान। गाओ ज़बान ये एक जड़ी बूटी है। गाओ माने आमतौर से गाओ माने जो है वो गाय होता है। तो ये इसकी जो ये जड़ी बूटी की जो शक्ल है ना, ये गाय के ज़बान की मानिंद होती है। तो इसलिए इसका नाम जो है गाओ ज़बान जो है इसे कहा जाता है। सही। और इसकी मिकदार भी आपने लेनी है 6 ग्राम। और तीसरी चीज़ आप पहले भी देख चुके हैं, वो दूसरी दवा में भी शामिल थी, इसमें भी शामिल है, ये है मुलेठी। ये भी आपने लेनी है 6 ग्राम। ये तीनों चीज़ें जो है 6-6 ग्राम आपने लेनी है। तो 6 ग्राम के बाद ये तीनों चीज़ें 6-6 ग्राम। और ये है चौथी चीज़ इसके अंदर उनाब। ये छोटे छोटे बेर की तरह जो है ये गोल गोल से दाने हैं सुर्ख रंग के। तो इसकी मिकदार आपने लेनी है, ये 5 दाने अंदाज़न आपने लेने हैं। और आखिरी चीज़ जो है वो है मुनक्का, यानी बड़ी जो किशमिश होती है इसे मुनक्का कहा जाता है। तो ये आपने लेने हैं 5 अदद मुनक्का। और उनाब 5-5 अदद। गुले बनफ़शा, गाओ ज़बान और मुलेठी जो है आपने लेनी है 6-6 ग्राम। अब इसके बाद इसका बनाने का तरीका आप समात फरमा लें। तमाम दवाएं इसको अच्छे अंदाज से आप बनाना चाहें तो इसका तरीका यह है कि तमाम दवाएं 1 गिलास पानी में सुबह 1 या 2 घंटे भिगो दें या रात में भिगो दें, तो रात में पीना चाहें तो। और फिर इसके बाद इस पानी को अच्छी तरह उबाल लें। 1 गिलास पानी लें और फिर उसके अंदर इसको कुछ देर भिगो के रख दें। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप जो है फौरी भी इसे उबाल सकते हैं। तो बेहतर ये है कि 1-2 घंटे इसको आप भिगो दें। भिगोने के बाद फिर आप इसको अच्छी तरह पानी को उबाल लें। जब ये पानी में अच्छी तरह उबल जाए, ये दवाओं का असर उसमें शामिल हो जाए, तो पानी को जो है फिर आप छान लें। दवाओं को एक साइड में रख दें और पानी को आप छान लें। छानने के बाद 1 चम्मच शहद का, ये शहद भी आप देख रहे हैं, ये हमारे पास शहद है। तो 1 चम्मच शहद आपने इसके अंदर जो है डालना है। तो
तो डालने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये खुश जायका हो जाएगा और फिर आप इसको पी लीजिए। तो ये एक वक्त की खुराक हो गई। फिर ये जो जड़ी बूटियाँ आपने इस्तेमाल की थी तो इसका फिर करना क्या है कि इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, ये अभी दोबारा इस्तेमाल में आ सकती हैं। तो फिर 1 गिलास पानी इनके अंदर दोबारा डालें और अगर सुबह पिया है तो यानी शाम तक इसे भिगो के रख दें, पानी में ये डूबी रहे और शाम में जो है दोबारा इसको 1 गिलास पानी डालें, उसके अंदर इसको अच्छी तरह से उबाल लें। उबालने के बाद फिर इसको पी लें। पीने के बाद अब ये दवाएँ आप फेंक दें कि ये मुकम्मल इस्तेमाल हो चुकी। तो ये दूसरे दिन फिर आप नया जोशांदा बनाएं, दूसरा जोशांदा बनाएं। तो ये आप शहद वगैरह देख रहे हैं, ये दवाएं आपने देख ली हैं, तो इंशाल्लाह कुछ दिन इसको इस्तेमाल करें, 2-4 दिन, तो बेहतरीन से खांसी का जो है आप इसे इलाज पाएंगे। अल्लाह ताला हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, खांसी के हवाले से आज हमने डिस्कस किया। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे आखिर में हम बात कर लेते हैं। 3-4 चीज़ें हैं, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा करें कि बच्चों में उमूमी तौर पे खांसी एक आम सी अलामत होती है। ज़्यादातर खांसियाँ नज़ला ज़ुकाम की वजह से, ज़्यादातर खांसियाँ नज़ला ज़ुकाम की वजह से होती हैं जो उमूमी तौर पे ठीक हो जाती हैं। 1 साल से कम उम्र बच्चों को या किसी भी उम्र के बच्चों को ख़ास तौर पे अद्वियात डॉक्टर की मशावरत के बगैर नहीं देनी चाहिए और जो छोटे बच्चे हैं बिलखुसूस उनको तो कतई तौर पे इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो पोलन वगैरह है, एलर्जी के आइटम होते हैं जिसमें नाम हमने दिए थे, वो उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ख़ास चीज़ें जो हैं बिलखुसूस बच्चे के अंदर अगर कोई ऐसी अलामत आपको नज़र आ रही हैं, बुखार हो रहा है, बहुत सांस लेने में उसको दुश्वारी हो रही है, तो बजाय इसके कि इंतज़ार करने के फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं उसको जाके। ये थोड़े से पॉइंट्स को आप जहन में रखें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट सिलसिले में अगले हफ्ते इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम इसी से रिलेटेड टॉपिक होगा टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, उसके ऊपर हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बात करेंगे। आप अपनी कॉल्स रिकॉर्ड करवा सकते हैं। टीबी से रिलेटेड जो कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन जानना चाह रहे हैं जी वो रिकॉर्ड करा दें। सवाल टीबी के मर्ज में जो मुब्तला है वो भी। सलमान भाई, आपने जो पूछा था ना कि ये जो फेफड़े कमज़ोर होने की वजह से ऐसा होता है, तो हर मरीज़ बहरहाल ऐसा नहीं होता। सही। मिसाल नज़ला खांसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फेफड़े कमज़ोर होने की वजह से हो, मुख्तलिफ उसके असबाब होते हैं। तो ये भी एक सबब होता है कि जिनको बार बार नज़ला खांसी हो या दमे वगैरह के जो मामलात हो जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे बहरहाल जिनको बार बार ऐसा होता है तो उनके साथ ऐसा होता है कि उनके लंग्स वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीज़ों गमज़दों आफत नसीबों पर करम मौला। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़वजल की रिज़ा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा।